एस10 चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम शहर की नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार फ़र्रुख नदीम साहब हैं। इनका हम हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नदीम साहब, आप उर्दू के शायर रहे हैं और आपने उर्दू में बहुत कामयाबी हासिल की है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू की और किस कारण से आप शायरी की ओर आपका रुख पड़ा? बहुत अच्छा सवाल है दिनेश जी आपका। ये मेरी शिक्षा दीक्षा कोटा में ही रही और मैं प्राइमरी लेवल तक तो ट्रस्ट के एक स्कूल अंजुमन इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा जी। और उसके बाद फिर मैं रामपुरा मिडिल स्कूल, जो बड़ा मशहूर स्कूल है हमारे शहर का जी, तो मैं 6 से लेकर के 8th क्लास तक जी वहाँ का स्टूडेंट रहा। उसके बाद मेरा सफ़र आगे बढ़ता है तो फिर मैं महात्मा गांधी, हमारे शहर का बहुत प्रख्यात विद्यालय, वहाँ मैंने 9वीं 10वीं और 11वीं की तालीम अपनी पूरी की जी। उसके बाद सर मैं अल्बर्ट कॉलेज, जिस ज़माने में उसको कहा जाता था, अब गवर्नमेंट कॉलेज कोटा कहते हैं जी जी। फिर मैं वहाँ आर्ट्स के स्टूडेंट की हैसियत से मैंने जी फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। वहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से किया। और फिर जब मैं पीजी करने के लिए आया तो मैंने उर्दू में स्पेशली फिर पीजी किया। पीजी करने के बाद भी मुझे लगा कि कहीं मुझ में कुछ ज्ञान की इस आवश्यकता के तौर पे कमी है कि मैं अच्छे शायरों को, अच्छे राइटर्स को पढूं। तो फिर मैंने बीएड भी किया जी। बीएड किया तो मेरा पढ़ाने का ज्ञान भी विकसित हुआ जी। और साथ साथ मेरी काव्यात्मक कला को भी इससे शक्ति मिली जी। इस तरह से फिर मैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है वो फर्स्ट क्लास टॉप मैंने आपकी शुभकामनाओं से गवर्नमेंट कॉलेज कोटा उर्दू में किया था। फिर मैंने बीएड किया, वो गुड सेकंड क्लास किया ओपन यूनिवर्सिटी से जी। इस तरह से तमाम बड़ों और सभी के आशीर्वाद से और कुछ थोड़ी सी मेरी मेहनत से मैं जो है वो फर्स्ट क्लास में बीएड हो गया। आपका दूसरा प्रश्न इससे ज़्यादा दिलचस्प है जी, जो एकेडमिक दुनिया से आगे का प्रश्न है जी। ये सफ़र मेरा शुरू हो गया था तकरीबन 12-13 साल की उम्र से। मैं शेर कहने लगा था जी जी। और मैं शेर कहता। मेरे पिताजी भी शायर थे, बड़े विख्यात शायर थे, हिंदुस्तान के अकील अहमद ख़ान शादाब साहब। तो मैं शेर कहता और मैं कोशिश करता कि मैं उन्हें दिखाऊं। लेकिन जो हमारी संस्कृति है इसमें जनरेशन गैप बाप बेटे के दरमियान होता ही है जी। तो मुझे लगा कि मैं इनको दिखाऊं या न दिखाऊं जी। या मैं कहता रहूं। जी। लेकिन वो मुझे तलाशते रहते थे। उन्हें लगता था कि ये मेरे आगे का सफ़र है जी। तो वो कहीं ना कहीं मुझसे पूछते तुम क्या लिख रहे हो? लिखता तो वो एक मर्तबा की बात है जी। मैं ये वाक़या ज़रूर इसलिए हाजिर करूँगा कि ये मेरी खुशकिस्मती है जी। सौभाग्य है मेरा कि वालिद साहब की मुलाकातें बशीर बद्र साहब से भी, जो बड़ा ही मशहूर और मकबूल नाम है उर्दू शायरी का, जी। उनसे भी थी और हमारे घर आया करते थे। जी। मेरे वालिद साहब के मित्र थे, जी। बड़े सहज मित्र। जी। तो उन्होंने कहा कि यार ये कुछ लिखता विखता है बशीर बद्र साहब, तो आप ज़रा देखिए कि क्या लिखता है जी। तो उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाकर उनका भाई आप सुनाइए आप क्या लिखते हैं। तो मुझे वो 4 मिसरे आप इजाज़त दें। हाँ, तो मुझे याद आया बिल्कुल बिल्कुल हाजिर कि जो बशीर बद्र साहब मेरे सामने मौजूद हैं, जी। वालिद साहब एक तरफ बैठे हैं, मुझे मौका देके और उनसे मुलाकात करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें सुनाओ, ये मुझसे भी बेहतर शायर है। मैंने उन्हें सुनाया तो वो रूमानी अंदाज के कुछ 4 मिसरे मुझे यहाँ पर याद आ रहे हैं जी। उस ज़माने की मेरी शायरी। काश फिर फूल सा चेहरा वो नज़र आ जाए, काश फिर फूल सा चेहरा वो नज़र आ जाए, मेरे एहसास को उल्फत का हुनर आ जाए। वाह, बहुत। काश फिर फूल सा चेहरा वो नज़र आ जाए, मेरे एहसास को उल्फत का हुनर आ जाए, यूं भी हासिल हो खुशी पहले वो ठुकरा दे मुझे, यूं भी
हासिल हो खुशी, पहले वो ठुकरा दे मुझे, फिर कहीं उसके बुलाने की खबर आ जाए। यूं भी हासिल हो खुशी, पहले वो ठुकरा दे मुझे, फिर कहीं उसके बुलाने की खबर आ जाए। तो अर्ज़ करने का मतलब ये सर कि मेरी शुरुआत एक हर एक शायरी या कवि की एक रूमानी सफ़र से जो उसका आगाज़ होता है जी, वो एक कुदरती मेरी शुरुआत रही। जी, फिर मैंने समाजी पहलुओं को भी छुआ, सियासी पहलुओं को भी छुआ, बहुत अच्छा। कहीं कहीं मैं मज़हब व धर्म की तरफ भी गया। मैंने देशभक्ति से मुताल्लिक़ गीत जी, भी लिखे और वो भी प्रस्तुतिकरण उसका हुआ। तो ये इस तरह से मेरी एक यात्रा यहाँ तक होती है, आती है। आपने बीएड किया, जी। शिक्षा की ओर आपका रुख था, एक शिक्षक बनना चाहते थे, जी लेकिन आप शिक्षा शास्त्री नहीं बने जी हाँ, बिल्कुल साहब, ये आपने सही और कहा। शायरी की तरफ आपने रुख किया। बिल्कुल सही इसके बात। पीछे क्या कारण है? मैं अर्ज़ करूँ आपसे सर कि इसमें ये बात ख़ास रही कि मुझे कहीं ये महसूस होता रहा जी, कि मुझे शायद मेरी ज़िंदगी में फाइनेंशियल संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जी, जी, क्योंकि मेरे पास अपनी पैतृक संपत्ति जो 3-4 नस्लों से चली आ रही थी जी, वो मेरे पिताजी से होकर के मुझ तक पहुँची। बिल्कुल। और शायरी जो है वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरे लिए व्यवसाय कभी रहा ही नहीं। ये बात तो देखो। व्यवसाय की तरफ से मैं संतुष्ट था, मुझे ये आभास था, मेरे पिताजी ने भी मुझे ये आभास करवाया और मेरी योग्यताओं पर भी मुझे काफ़ी हद तक विश्वास था कि मैं अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को ठीक तरह से संभाल के और अपनी आजीविका का तो मैं संतुष्टिपूर्ण समाधान निकाल लूँगा। लिहाजा अब जो मेरे अंदर का खालीपन था, फिर वो मुझसे तकाजा कर रहा था कि आप इसके अलावा दुनिया में और क्या करने आए हैं, इसके अलावा आप मौलिक रूप से दुनिया को आपके स्वयं के व्यक्तित्व से क्या देने आए हैं। जी, उस सवाल का जवाब मैंने जब तलाशा तो मुझे लगा कि मुझे शेर कहने चाहिए, मुझे शायरी की तरफ आना चाहिए। नदीम साहब, आज जो साहित्य की ओर अपन जाते हैं, आज साहित्य भटक रहा है। जी, ये सही कहा आपने। जो साहित्य लोगों को समाज को एक दिशा सूत्र देना में चाहिए। दिशा देना चाहता था, एक सही सूत्र में बांधता था, आज ये भटकाऊ की ओर ये है। बात इसका कारण क्या मानते हैं आप? इसमें मेरे ख्याल में जिस पश्चिमीकरण का हम शिकार हैं इस जी, वक्त, जी, ये भी काफ़ी हद तक इसमें इसका कसूर है। जी, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो तहजीब है, जी, हमारी संस्कृति और तहजीब तो हमें हमारी जड़ों की तरफ ही लाती है। और जैसा आपने फरमाया कि वो जो है वो हमसे कंट्रीब्यूशन चाहती है जी, कि हम समाज में कुछ ऐसा सार्थक उसको प्रदान करें कि जिससे उसका कहना चाहिए कि पॉजिटिव निर्माण हो जी, और एक ऐसी दिशा उसे मिले कि जहाँ अच्छे नौजवान, जी। अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा भविष्य हमारे मुल्क का सामने आए, जिसमें कैरेक्टर भी हो, जिसमें स्थायित्व भी हो, जी। जिसमें निर्माण भी हो। वाह। ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में आप जो इस अहद की, अभी इस ज़माने की जो आप बात कर रहे हैं, शायद इसलिए कुछ धुंधली होती जा रही हैं कि हम पर लगता है कि विदेशी तहजीब ने काफ़ी हद तक अपना गलबा, या उर्दू का मुश्किल लफ्ज़ है थोड़ा, जी। अपना एक वर्चस्व सा स्थापित कर लिया है। जी, और ये पहले भी हो चुका है हमारे मुल्क में, अंग्रेज़ों के रहते हुए भी हुआ, बिल्कुल। और अब फिर उसी अनुसरण की तरफ हम जा रहे हैं। जी। और आजकल की नस्ल और बच्चे ये समझने पर मजबूर हैं कि ये कोई बहुत बड़ी तरक्की है, लेकिन देखा जाए तो हमारी जड़ें तो जैसा आप फरमा रहे हैं, जी, वो हमारी अपनी तहजीबी हिफाजत में ही है जी, जी, कि हम जो है हमारे मुआशरे, हमारे समाज के लिए ऐसा सार्थक जीवन जिएं कि जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाए। बिल्कुल। और उस नक्शे कदम पर अगर वो नहीं भी चलें जी, तो भी उससे अगर वो उजाला लें तो इस प्रकार का उजाला लें कि जो समाज को अच्छी दिशा दशा प्रदान करे, स्वस्थ दिशा दशा प्रदान करे, बिल्कुल। उनकी सोच और उनकी मानसिकता को विकसित करे। नदीम साहब, जी, आपकी शायरी और गज़लें मैंने काफ़ी सुनी। हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि नदीम साहब अपनी गज़ल पेश करें। जी, जी, आपका आदेश है, जी, मैं हाजिर करता हूँ, क्योंकि अभी हमारे मुल्क में एक आयोजन भी मनाया जा रहा है बाकायदा। जी, जी, उस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी, अब ये आज़ादी का जो
महोत्सव हमारे यहाँ मनाया जा रहा है, जी तो सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, जी हिंदुस्तानी हैं, जी और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बिल्कुल। तो आपके फरमाने पर मैं जो है एक गीत की चंद पंक्तियाँ आपकी खिदमत में हाजिर करूँ। बिल्कुल हाजिर करें। मैंने एक ज़माने में सर ये लिखा कि मेरी आरज़ुओं की मंजिल कहाँ है, वाह कहाँ मेरे सपनों का हिंदुस्तान है। वाह। बड़ा तवील, बड़ा लंबा गीत था ये। जी लिखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि क्या मैंने इस गीत के और इस गीत के विषय के साथ इंसाफ किया है। बिल्कुल। तो मुझे उसमें, उस पूरे गीत में मेरे कई मित्रों ने भी मुझे राय दी कि इसमें आपने लिखा तो है, हमारे अहद का गम लिखा है आपने, जी लेकिन आप एक राइटर हैं, लिहाजा आपको गम लिख करके न तो खुद थकना चाहिए जी न लोगों को थकाना चाहिए। आप वो लिखें कि जिससे ऐसा लगे कि हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, बिल्कुल, इतना विकासशील भी है, बल्कि अब मैं आज की स्टेज में तो शायद ये कह सकता हूँ कि मुमकिन है बहुत जल्दी विकसित देशों में नाम आए। बिल्कुल। तो ये मैंने महसूस किया, तो फिर मेरे यहाँ गीत वजूद में आया, बिल्कुल। वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर देता हूँ। बिल्कुल और आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे तरन्नुम में हाजिर करता हूँ। बिल्कुल उसी अंदाज में हाजिर करता हूँ मैं इसको। अर्ज करता हूँ कि मेरी आरज़ुओं की मंजिल यहाँ है, मेरी आरज़ुओं की मंजिल यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदुस्तान है। मेरी आरज़ुओं की मंजिल यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदुस्तान है। मेरी आरज़ू अक़ीदत का डेरा है कायम यहीं पर, जवां उल्फतों का सवेरा यहीं पर। अक़ीदत का डेरा है कायम यहीं पर, जवां उल्फतों का सवेरा यहीं पर। यहीं दोस्ती का हंसी आशियाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदुस्तान है। मेरी आरज़ुओं की मंजिल यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदुस्तान है। मेरी आरज़ू। अर्ज करता हूँ जी। इधर सूफियों ने है महफिल सजाई, इसी दर पे वलियों ने महराज पाई। बहुत अच्छा। इधर सूफियों ने है महफिल सजाई, इसी दर पे वलियों ने महराज पाई। इसी मुल्क पर आशिकी मेहरबान है, यही मेरे सपनों का हिंदुस्तान है। मेरी आरज़ुओं की मंजिल यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदुस्तान है। मेरी आरज़ू। देखिए, फूल खूबसूरत होता है तो उसे खूबसूरत कहने में कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल। हाजिर करता हूँ। अदाओं का जलवा यहीं पर मिलेगा, हवाओं में नगमा यहीं पर घुलेगा। बहुत अच्छा। अदाओं का जलवा यहीं पर मिलेगा, हवाओं में नगमा यहीं पर घुलेगा। यहाँ गूंजती प्यार की दास्तां है, यही मेरे सपनों का हिंदुस्तान है। मेरी आरज़ुओं की मंजिल यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदुस्तान है। मेरी आरज़ू। और देखिए आपके कैसी कैसी कैफियत, कैसी कैसी स्थितियों से हम यहाँ गुज़रते हैं, जो अनुभव को
नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं, जिनको हम अल्फाज कभी तो अदा कर देते हैं और कभी अल्फाज नहीं है, कैफियत बन के रह जाते हैं। हाजिर करता हूँ, कहीं चाहतों के खजाने सफ़र में, कहीं मंजिलें प्यार की रह गुज़र में। बहुत खूब। कहीं चाहतों के खजाने सफ़र में, कहीं मंजिलें प्यार की रह गुज़र में। इबादत यहाँ बंदगी भी यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदोस्तां है। मेरी आरज़ुओं की मंजिल यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदोस्तां है। मेरी आरज़ू। देखिए साहब दिनोज जी, ये मुल्क तो एक ऐसा मुल्क है जी कि जहाँ प्रकृति के ऐसे ख़जाने हैं कि अगर उनकी बात ना की जाए तो नाइंसाफ़ी हो जाती है। मैं आऊँगा अपनी तहज़ीब, अपने धर्म और तमाम मौज़ूआत की तरफ, लेकिन पहले उन फूलों को चुन लूँ जो उनके चरणों में रखे जाते हैं। हाजिर करता हूँ। बहारों का हर सू खजाना रुका है, यहीं आके फूलों का सर भी झुका है। देखिए आप, फूल कहाँ कहाँ पेश किए जाते हैं। बिल्कुल। बहारों का हर सू खजाना रुका है, यहीं आके फूलों का सर भी झुका है। तरन्नुम भी है, बिल्कुल तरन्नुम भी है, दिलकशी भी यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदोस्तां है। मेरी आरज़ुओं की मंजिल यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदोस्तां है। मेरी आरज़ू। और देखिए साहब, ये सब जब मौजूद है तो फिर खुद ब खुद ये भी हो जाता है बिल्कुल कि यहीं पर है राम और यहीं पर शिवाला, यहीं पर यशोदा ने गिरधर को पाला। बहुत खूब। यहीं पर है राम और यहीं पर शिवाला, यहीं पर यशोदा ने गिरधर को पाला। यही आस था का महकता जहां है, यही मेरे सपनों का हिंदोस्तां है। मेरी आरज़ुओं की मंजिल यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदोस्तां है। मेरी आरज़ू। कदम कदम पर मार्गदर्शन है, रहनुमाई है, ऐसी ऐसी हस्तियाँ जो हमने सोची नहीं थी यहाँ आई। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि है चिश्ती का अजमेर में आशियाना, तो मथुरा में मोहन का मंदिर सुहाना। बहुत है चिश्ती का अजमेर में आशियाना, तो मथुरा में मोहन का मंदिर सुहाना। हर एक रास्ते, बहुत बढ़िया, हर एक रास्ते में कोई मेहरबान है, यही मेरे सपनों का हिंदोस्तां है। मेरी आरज़ुओं की मंजिल यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदोस्तां है। मेरी आरज़ू। और आखिरी बंद आप तमाम की नज़र हाजिर करता हूँ कि जब ये सब है तो मुझे ज़ाती तौर पर कैसा महसूस होता है कि कैसा मुल्क है। एक बंद में मैंने कहने की कोशिश की। अर्ज़ करता हूँ कि हकीकत में क्या इस वतन की सुनाऊं, ये जी चाहता है कि लिखता ही जाऊं। हकीकत में क्या इस वतन की सुनाऊं, ये जी चाहता है कि लिखता ही जाऊं। ये उल्फत की परवाज़,
बहुत ये उल्फत की परवाज का आसमां है, यही मेरे सपनों का हिंदोस्तां है। मेरी आरज़ुओं की मंजिल यहाँ है, यही मेरे सपनों का हिंदोस्तां है, मेरी आरज़ू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा नदीम साहब, बहुत ही सुंदर आपने गज़ल और गीत प्रस्तुत किया। बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बहुत पसंद आएगा ये। बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, आज जो साहित्य का जो मंच होता है जी, वह अलग अलग भागों में बटा होता है। जी हाँ। इसके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, आपने उन परंपराओं का जिक्र किया जो चाहे हिंदी शायरी हो चाहे उर्दू शायरी हो, बल्कि अगर हम इंग्लिश का भी लिटरेचर किसी हद तक पढ़ें तो ये रहा है। ये परंपरावादी शायरी से शुरुआत हुई शायरी की। तो शायर ने अपनी ज़ात को मरकज़ बनाते हुए, सेंटर बनाते हुए शायरी की, और उसकी इच्छाओं का अनुसरण शायरी में उसने किया। जो उसे जैसा लगा उसको उसने बयान किया। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं बहुत छोटे तरीके से, इस बहुत बड़ी लंबी यात्रा है ये जी, जिसको मैं वो छोटे तौर पर सोच रहा हूँ कि इसको कंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये तो इसमें तो ऐसे ऐसे नाम आते हैं फिर कि हमें सुनकर के हैरत हो जाए। जी। तो ये परंपरावादी शायरी या रवायती शायरी की जकड़न से जब ये बाहर निकलती है ये शायरी, तो ये अपनाती है प्रगतिशील विचारधारा को। बिल्कुल। और प्रोग्रेसिव फ्रंट के बारे में हम सब जानते हैं कि एक ज़माने में कम्युनिज्म ऐसा छाया दुनिया पर कि लोगों ने जो है वो रोटी को और खाने पीने को या भौतिक ज़रूरियात को ज़िंदगी मान लिया। और उसको कई उन फनकारों को लगा ही नहीं कि आत्मा या रूह भी कोई चीज़ है और भगवान या अल्लाह का वजूद भी है। लिहाजा एक ऐसी आंधी कार्ल मार्क्स की एक किताब से आई कि उस ज़माने की जो शायरी थी, जिसमें कि बहुत बड़े नाम हमें सुनने को मिलते हैं और हमारे शरीर के रोंगटे तो खड़े होते हैं क्योंकि उसमें एक थ्रिल है, उसमें एक सेंसेशन है। समझदारी, सेंसिबिलिटी कम है, लेकिन उसमें एक सेंसेशन है जो कि एक ऐसा एहसास हमारा वक्ती तौर पे कर देता है कि हम किसी काम को छोड़ कर के भी उनको सुनने लग जाएं। उनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, मैं उनके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। वो अपने आप में ईश्वर की बनाई हुई कृति थे। साहिर लुधियानवी साहब, कैफी आज़मी साहब, या निदा फाजली साहब, या प्रगतिशील विचारधारा के लेखकों में जो है रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम आता है, या जो है हम कहें तो फिर इधर हम आगे आते हैं तो मखदूम मुहिउद्दीन वगैरह। अब मेरा क्योंकि देखिए ज़्यादा मुताला जो है, ज़्यादा स्टडी जो है वो उर्दू की है, लिहाजा मैं उनके नाम यहाँ ले रहा हूँ। तो ये शायरी करवट लेती है इंसान की अपनी ज़ात से निकल करके उसकी भूख की तरफ, ठीक, उसकी भौतिक आवश्यकताओं की तरफ। लेकिन फिर उसे लगता है कि अभी भी मेरी शायरी की दुनिया या मेरी समझ की दुनिया पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाई है। जब उसे ये महसूस होता है तो वापस अपनी ज़ात की तरफ लौटता है। फिर उसे लगता है कि नहीं, ये सफ़र भी अभी गैर मुकम्मल है, ये न रवायतों से पूरा हुआ, परंपरा से पूरा हुआ, न ये प्रगतिशीलता से पूरा हुआ, तो आखिर ये कहाँ का सफ़र है। तो वापस फिर वो फनकार अपने आप की तरफ लौटता है और उस शायरी का जो तीसरा पड़ाव है उसको नई शायरी, जदीद शायरी, नवीन शायरी या मॉडर्न पोएट्री कहा गया। देखा जाए तो शुरुआती परंपरावादी शायरी की ही एक छाया है जिसमें व्यक्ति अपने आप को तलाश कर रहा है। बिल्कुल। और उसने ऐसा वर्चस्व स्थापित किया है कि जो आप बात अभी कह रहे थे कि जो हमारा समाज आज जो इसका जो निर्माण जैसा भी हो रहा है, जिस तरह का भी, और हम जो सोच रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होने पा रहा है, वो व्यक्ति और पढ़ने वाले भी वो अपनी ज़ात में सिमट गए सब। बिल्कुल। उन्हें लगा, और मैं इसकी मिसाल में एक शेर पढ़ना चाहूँगा कवि दुष्यंत कुमार साहब का, कि वो कहते हैं कि देखिए जब व्यक्तिवाद की बात आती है तो कभी कभी इंसान फिर खुद से भी घबराने लगता है क्योंकि उसकी ज़ात का सफ़र दरअसल उस तक महदूद नहीं है। दुनिया बहुत विशाल, बहुत विस्तृत कैनवास है इसका। ईश्वर की बनाई हुई सत्ता को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका और ना कर पाएगा कभी जीवन में। लिहाजा जब कोई शायर अपनी ज़ात में सिमटता है तो कवि दुष्यंत कुमार साहब को ये भी कहना पड़ा कि मुझको देखा तो शैतान चिल्ला उठा, मुझको देखा तो शैतान चिल्ला उठा,
आदमी आदमी बाप रे आदमी। वाह, खूब। तो ये सफ़र महदूद होके और ये स्वयं का भय बन गया, क्योंकि इसमें कहीं पूर्णता की कमी थी। लेकिन आज जो शायरी अब इस वक्त में हो रही है, वो मैं ये कहूँगा कि वो शायरी इन तीनों ही जकड़नों से आज़ाद हो चुकी है। और अब जो शायरी हो रही है वो शायरी के लिए हो रही है। शायरी एक मीडियम है और वो पूर्णता प्राप्त किए हुए है, उसके माध्यम से अपनी बात कही जाए बिना किसी समूह का शिकार हुए हुए। तो आजकल की शायरी में मैं नए कहने वालों को जो देख रहा हूँ, तो वो हमसे भी अच्छी और उजली बात कर रहे हैं और वो हमें भी हैरत में डाल देते हैं। छोटे छोटे प्रतीकों से इतनी बड़ी बातें वो कह जाते हैं कि कभी कभी हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि क्या हमारे पास हमारे प्रतीक और हमारे शब्द उनके मुकाबले में कहीं कमतर साबित हो रहे हैं। और अपनी कमतरी को महसूस करना ही सफ़र है। अपनी बेहतरी को महसूस करने के बाद सफ़र विराम को पहुंच जाता है, करने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो ये जो नई नस्ल है ये हमें एहसास करवा रही है, नई दुनिया की तरफ हमें ले जा रही है। तो इनके यहाँ सारी ही बातें जो आज के युग में, मैं दिनेश जी यहाँ ये आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो गलत नहीं है। इनके यहाँ कुछ बातें इतनी सार्थक हैं कि वो न सिर्फ समृद्ध और तहरीरी साहित्य के माध्यम से बल्कि फिल्मी साहित्य के माध्यम से भी ऐसे ऐसे गूढ़ विषयों पर गीत लिखे जा रहे हैं कि हमें कई बार पढ़ करके हैरत होती है। मेरे सबकॉन्शियस में वो मौजूद हैं। हो सकता है कि मुझसे आगे कोई नया काम लें और मैं करूं उस काम को, लेकिन अब ये तो जाहिर है कि काम करने के लिए अपने परिवेश, अपने वातावरण और अपने समाज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। सही रफ्तार वो रफ्तार होती है कि जो संतुलन बना के आगे बढ़ती है। तो नदीम साहब, आज जो मंचों पर साहित्य का फोड़ता परोस रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जनता को, सही बात है ना, तो ये फोड़ता समाज को सही दिशा थोड़ी दे पा रही है। ये बात तो आपकी सही है, बिल्कुल। मंचों से मैं भी मुतमईन नहीं हूँ पूरी तरह से। आप इस पे क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहना है आपके, क्योंकि वहाँ से कई बार ऐसे गीत या ऐसी रचनाएं प्रस्तुत कर दी जाती हैं कि जो काबिल ज़िक्र भी नहीं है, जिनका शायद हम जिक्र भी नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसे भोंडे प्रतीकों को इस्तेमाल कर जाते हैं और वो लगता है कि वो खुद अपनी संस्कृति और अपनी तहजीब का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ के वो शब्द जिन्हें हम अपने बेटे बेटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से कई बार वो ऐसे गीतों की रचनाएं कर देते हैं कि जैसा दिनेश जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम क्या हो गए हैं, हम कैसे परिभाषित करें अपने आप को, या इनसे क्या कहें कि इन्हें क्या लिखना चाहिए। लेकिन वो एक सामयिक उन्माद पैदा करती हैं वो चीज़ें। और जो मैं अर्ज़ करूँगा कि वो ये दिनेश जी, इसमें एक सुनने वालों की भी और पढ़ने वालों की भी कहीं कुछ कमी है इसमें, कमी है कि वो सिर्फ जो है चंद पलों के सुकून के लिए अगर बैठ रहे हैं तो वो फिर जाहिर है कि क्षणिक आनंद जीवन को कभी कभी नष्ट भी कर देता है, ख़त्म कर देता है। सच है। उस क्षणिक आनंद से अगर आज़ाद होकर के वो कविताओं को सुनेंगे, गीतों को सुनेंगे, तो ये जिम्मेदारी किसी हद तक सुनने वालों पर भी आयद होती है, बिल्कुल, कि वो रिजेक्ट कर दें उसे। सही है। और ये बिल्कुल आपका फरमाना सही है कि लिखने वालों पर उससे ज़्यादा है, क्योंकि लिखने वाले एक तरह से समाज का नेतृत्व करते हैं। तो ये एक इंटरेक्शन सा है जिसमें कि उलझ के हमारी कविता, आज का गीत और आज का साहित्य रह गया है। बिल्कुल। और हम कोशिश करें इसके लिए कि हम उसको एक स्वस्थ परंपरा की तरफ लाएं और उससे एक बेहतर और सार्थक काम लें, ये बहुत ज़रूरी है। आज मंच जो हैं साहित्यकारों के मंच, वो भी बटे हुए हैं। बिल्कुल सही बात। मंच पे साहित्यकार नज़र कम आते हैं, फोड़ता ज़्यादा नज़र आती है। सही बात है, बिल्कुल। ये वजह ये है इसके साथ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये मैंने जैसा आपको कहा कि कुछ लोग तो रचना धर्मिता को निभाते हैं जिम्मेदारी समझ के, और कुछ लोग रचना धर्मिता या रचना का कर्म कविता या शायरी के मैदान में इसलिए करते हैं कि उनको पैसा कमाना होता है। तो अब यहाँ पर जब किसी चीज़ का पूर्णतया व्यवसायीकरण हो जाएगा तो फिर मैं अब देखिए यहाँ अगर ये कह दूँ तो शायद बुरा ना होगा कि फिर गुलजार साहब जैसे समृद्ध रचनाकार जिनको राष्ट्रपति भवन में
उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया जाता है, वो बिल्कुल, भी ये सच है। लिखने पर मजबूर हो जाते हैं कि दिल तो बच्चा है जी। वाह। तो यहाँ आकर के हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये साहित्यकार की या कवि की या शायर की किस किस्म की मजबूरी है कि उसे ये लिखना पड़ रहा है, क्योंकि आपने विषय को अगर यहाँ पर ला करके बदला है और आप एक सख्त मौजू की तरफ लाए हैं, तो ये सुनने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा दिनेश जी के। मैं नहीं समझता कि जलेबी बाई जैसे गीत जी। आने चाहिए। बिल्कुल। कई साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीत लिखे, आज वो वर्षों से गुनगुनाए जा रहे हैं। सही बात और है। लोग उसको आत्मसात करके बिल्कुल सही बात है। जी रहे हैं। तो बिल्कुल सही ऐसी बात। साहित्य जो साहित्यकार हैं वो कहाँ चले गए? बिल्कुल सही और कह रहे हैं आप। पूर्णता जो आज समाज को परोसी जा रही है उससे जो भटकाव है लोगों का, जी जी। तो ये कैसे रुकना चाहिए? ये रुकना ऐसे ही चाहिए कि जो भी लेखन है मैं खुद भी जी। आत्म साक्षात्कार से अपने आप को जो है मांझूं। सबसे पहली ये जिम्मेदारी जो आपने कही है वो मेरी होती है बिल्कुल। कि मैं ऐसा साहित्य लिखूं, क्योंकि एक शख्स होता है जो पूरे समाज को आंदोलित कर देता है, एक शख्स होता है जो ये कहता है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। बिल्कुल। तो ये परिवर्तन जो है इसकी शुरुआत मैं आपसे अर्ज ये करना चाहूँगा कि मुझसे खुद से होनी चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल। और मैं भी शब्दों का, और मैंने आपके सामने जो गीत अर्ज किया बिल्कुल। उसमें मैंने लिखा रूमान है, लेकिन कहीं भी अस्वस्थ शब्द का प्रयोग नहीं है। सही। तो हम लिखें, हम दुनिया को जिएं, हमें अधिकार है इसका, लेकिन हम जो शब्द परोस रहे हैं उन शब्दों का जो इस्तेमाल है वो बहुत स्वस्थ होना चाहिए। अगर शब्द स्वस्थ होगा तो विचार भी स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो कीट्स ने भी कहा है कि अगर फूल का नाम बदलकर भूल या शूल रख दिया जाता जी। तो फूल की खूबी में कोई कमी नहीं आती। बिल्कुल। खूबसूरती को खूबसूरती कहना पाप नहीं, लेकिन खूबसूरती को बुरे तरीके से पेश करना, उसका भद्दा अनुसरण करना, या समाज में कविता या गीत के माध्यम से आवाम के सामने, पढ़ने वालों के सामने, लोगों के सामने लाना, ये एक साहित्यकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको कायम रखे, अपनी रवायतों के भरम को, अपनी ज़बान के भरम को, उसकी हेल्थ को कायम रखे, और जो बात कहे वो ऐसे पैराए में कहे, उसका इजहार ऐसा हो, उसका स्पष्टीकरण ऐसा हो कि जहाँ तक मुमकिन हो शब्द भी स्वस्थ हों और विषय भी स्वस्थ हों। नदीम साहब, आज साहित्यकार राजनीतिक पार्टियों में बट गए हैं। सही बात है। कोई किस पार्टी के गुणगान करता है, कोई किस पार्टी के गुणगान करता है। बिल्कुल। तो साहित्य तो समाज को एक दिशा देने देता वाला है, बिल्कुल सही विषय है। बिल्कुल सही बात है। आज देखते हो आप, चाहे मंचों पे हो, मंच सज जाते हैं, सही बात है। राजनीतिक पार्टियों के गुणगान किया बिल्कुल गाए सही जाते बात हैं। है। बिल्कुल सही बात है। जो वास्तविक साहित्य का सृजन परोसा नहीं जा रहा, तो इस पे क्या है आपकी प्रतिक्रिया? इस पर मुझे पंडित गोपाल दास नीरज की जी 3-4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं सुना कि है। एक ज़माने में साहित्य क्या हुआ करता था। वाह। और आप जो फरमा रहे हैं वाकई सही बात है। बहुत दुख की बात है कि आज साहित्य जो है सिर्फ एक प्रोपोगेंडा बन के रह गया है। बिल्कुल। वो एक राजनीतिक उपहास या राजनीतिक हमले करने का माध्यम बन के रह गया है। जी जबकि पंडित गोपाल दास नीरज जिन्होंने फिल्मों में भी जब साहित्य लिखा बिल्कुल। तो वहाँ भी मर्यादित लिखा, और जब वो कोटा आते थे कभी सम्मेलन में, जी। मेरी तो मुलाकातें रही हैं उनसे, और मेरा सत्संग भी रहा है उनसे, बिल्कुल। मेरी गुफ्तगू भी रही है उनसे। बहुत ये आज मैं जो थोड़ा सा तुतला रहा हूँ आपके सामने बैठ के, जी। ये दरअसल ये तमाम उन बड़ी हस्तियों की देन है। तो वो देखें, आप कहते हैं कि आदमी को आदमी बनाने के लिए ज़िंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, वाह। और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आँखों वाला पानी चाहिए। वाह। बहुत। तो दिनेश जी, जब तक ये आँखों वाला पानी इस्तेमाल नहीं होगा, जी ये समाज के प्रति हमदर्दी का जज्बा जी और समाज के प्रति एक विश्वास का, जिम्मेदारी का जज्बा जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक इस मैच्योरिटी को जो आप कह रहे हैं, इस शायरी का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसमें मैं उन लोगों की मजबूरी को मैं क्या अर्ज़ करूं उनके बारे में, क्योंकि रेडियोज़ पर भी इंटरव्यूज़ में सुनता हूं, जी टीवी पर भी देखता हूं, आपने भी देखे, मैंने भी देखे। वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम करें क्या। हमारा श्रोता और हमारा व्यूवर
हमसे ये डिमांड करता है। अगर हम मान लीजिए साधुवाद की तरफ जाते हैं कविता में जी तो हमें रिजेक्ट किया जाता है। बहुत कम लोग हैं जी जो कि इस दुनिया को बनाए हुए हैं, चला रहे हैं, इस दुनिया के विकास में, इसकी अच्छाई में वो बड़ी खामोशी से योगदान दे रहे हैं। वो मैं ये कहूँगा कि उनको अगर आहुति भी देनी पड़े तो वो उसमें भी पीछे नहीं हटते, लेकिन वो अपने विचार पे अडिग रहते हैं। और जो सुधारवादी उनका विचार है वो निरंतर काम करता रहता है और वो रचना कर्मियों में भी वो इस्लाह पैदा करते रहते हैं, उनमें भी वो विकास क्रम को जारी रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है उनकी। तो वो बात जो आप मुझसे कह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इस पे प्रोग्राम अलग से होने चाहिए, जहाँ पर के उदाहरण दे करके और फिर किन्हीं भी कवियों या शायरों को ये दर्शाया जाए, उनको एहसास करवाया जाए कि आपने ये जो गीत लिखा है इसके पीछे दरअसल आप कहना क्या चाहते हैं, और इसमें आपका निजी स्वार्थ है या ये पूरे समाज को एक मैसेज है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कहीं ये महसूस होता है कि भाई ये हमारी संस्कृति का उपहास इसमें है, और अगर हमारी संस्कृति का उपहास हम ही करेंगे तो फिर तो जो हम देश में अभी होता हुआ देख रहे हैं, बिल्कुल, जो परिवर्तन हमारे समाज में इस वक्त अभी आ रहे हैं उन्हें हम महसूस कर रहे हैं। हम ये नहीं करें कि सारा का सारा अगर होता तो समाज रहता ही नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, आने वाली नस्ल मिसगाइड हो रही है। बिल्कुल, उसका कारण ये है कि जब वो ये सुनेंगे तो वो तो बच्चों की उम्र, एक 18-20 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है? बिल्कुल, वो भविष्य होता है देश का। वो जैसा साहित्य पढ़ेगा, सुनेगा, जिएगा, उसी प्रकार का उसका चरित्र निर्माण होगा। चरित्र निर्माण जब ऐसा होगा तो वो खुद भी आने वाले वक्त में जो है वो जो उदाहरण प्रस्तुत करेगा उसके व्यक्तित्व से वो कोई बेहतर तो होगा नहीं। बेहतर तो तभी हो सकता है जबकि समाज के शिक्षक, समाज के कवि, शायर, साहित्यकार, अदीब वो समाज को ऐसी दिशा प्रदान करें कि बच्चे ज़िंदगी में समझें कि ज़िंदगी दरअसल है क्या। ज़िंदगी क्या सिर्फ मज़ा लेने की चीज़ है या इसमें कभी कभी सज़ा पाके भी मज़ा लिया जाता है? तो वो उस तरफ जाएं। वो बहुत सच्चा आनंद है, वो सच्ची खुशी है, और जिस खुशी की बात आपने अभी कही ये खुशी नहीं है, दरअसल ये एक भ्रम है जिसको इंसान वक्ती तौर पे पालता है, और पाल करके उसके बाद उसको पता लगता है कि एज में कि पूरी ज़िंदगी जब मुट्ठी से रेत फिसल गई तो पता लगा कि ज़िंदगी क्या थी। सच है। तो फिर हमारे यहाँ जो वो एक देसी कहावत है कि भाई अब क्या हो गया, पछता के जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब ज़िंदगी हाथ से निकल गई और फिर ज़िंदगी की समझ आई तो फिर वो ज़िंदगी किस काम की? वो ज़िंदगी समाज को निर्माण की तरफ तो ले जा नहीं सकती। वो ज़िंदगी समाज में किसी भी तरह से जो है वो उसको सार्थक तो साबित कर नहीं सकती। लिहाजा मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, और मैं भी अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा तमाम रचनाधर्मी जो लोग हैं कि वो इस विषय की तरफ संजीदगी से सोचें, क्योंकि शिक्षक, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार तीनों ही समाज को दिशा प्रदान करते हैं, चरित्र प्रदान करते हैं जी, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। लिहाजा बड़ी संजीदगी से उन्हें सोचना चाहिए, और सोच करके उनको कवि प्रदीप जी जैसे गीत भी लिखने चाहिए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। वाह। लेकिन मेरी नज़र के सामने जो बच्चे खड़े हैं और आप जैसे समृद्ध सोच के व्यक्ति आत्मसात कर लेते हैं इसे, वरना तो घरों में बंद कर दिए जाते हैं गाने। पापा आप जो है वो क्या सुन रहे हैं? बोरियत का एहसास हो रहा है, हमें बोरियत महसूस होती है इससे। अक्सर घरों में बड़ी कड़वी सच्चाई है। नहीं, सच्चाई है, लेकिन मुझे कहना चाहिए, जब आप मुझे मंच दे रहे हैं, इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा ये डाइस मुझे मिल रहा है, इतनी बड़ी जगह मुझे मिल रही है, और ये मैं आपके माध्यम तमाम लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं, तो अगर ये क्यों ना कहूं मैं कि इसमें हमें करना क्या चाहिए दरअसल, तो ये चीज़ें बच्चों को समझनी चाहिए कि आने वाले वक्त में उन्हें जो ज़िंदगी जीनी है उसके लिए उनको सच्चाई से नज़रें मिलानी पड़ेंगी। ये जो ऐसे ख्वाब हैं जो कुछ ही अरसे बाद जाकर के धुंधला जाने हैं, और ज़िंदगी का ऐसा सामने खड़ा होगा, उस वक्त फिर ऐसा लगेगा कि काफ़ी सारा वक्त हमने ज़ाया कर दिया। लिहाजा आना चाहिए ऐसी रचनाओं की तरफ भी जो
हमें खुद को भी एहसास करवाएं कि एक समृद्ध समाज की स्थापना हो रही है, विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज़ दिनेश जी है कि कैरेक्टर जिस व्यक्ति के पास नहीं है जी, वो किसी भी फील्ड में काम करता हो बिल्कुल सर, कभी तरक्की नहीं कर सकता। सर, और ये बातें जो आप फरमा रहे हैं ये चरित्र निर्माण से ही संभव है। बिल्कुल जब तक चरित्र निर्माण विकसित नहीं होगा और वो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचेगा और दुनिया को एक बालिग जहन व्यक्ति की तरह नहीं समझ लेगा, वो समझ न तो खुद आएगा न दूसरों को समझा पाएगा बात। लेकिन उकताहट के ये व्याख्यान सुनने के लिए नई नस्ल तैयार हो, जी, वो ये लोहे के चने चबाने के लिए तैयार हो, वो बोर ना हो। तो ये कहें कि नहीं आप करते रहिए, बहुत अच्छी बातें हैं, कितनी देर आप करना चाहते हैं इनको, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमें नहीं सुनने वो गीत, वो गज़लें कि जिनका एक सामयिक आनंद हमें प्राप्त होता है, लेकिन हम जीवन पर नज़र डालते हैं तो कोई औचित्य और कोई इस्तेमाल उसका हमें दिखाई नहीं देता। बस एक उन्माद होता है सामयिक जो हमें घेर लेता है आसपास से। और जैसे कि एक नशा करने वाला शख्स होता है, वो भी तो यही करता है ज़िंदगी से फरार और पलायन हासिल करने के लिए, कि वो ये सोचता है कि मैं कोई टोबैको या कोई भी ऐसी चीज़ में लूँगा तो मुझे मेरी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। क्योंकि वो आनंद की उस पराकाष्ठा को पहुँच जाता है कि वो उसे लगता है कि भाई यहाँ भी कुछ एक दुनिया अलग से है। लेकिन ये होता नहीं है कि चलो दिलदार चलो चाँद के पार चलो, चाँद के पार कोई दुनिया नहीं है। जो दुनिया है वो यही है, वो यही है, ये सरजमीन है, इसकी सच्चाइयाँ हैं, इसके आसपास का समाज है, इसका लिबास है, इसका अंदाज है, ये सब हमें आत्मसात करना ही होगा। हालांकि एक बात मैं दिनेश जी आपसे अर्ज़ करूँ, ये लिबास का जब जिक्र आता है तो मैं ज़ाती तौर पर जी, लिबास का कायल नहीं हूँ कि लिबास का चरित्र से बराह रास्त कोई लेना देना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है जी, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चरित्र एक अंदर का वाक़या है, एक अंदर का वाक़या है। किसी भी रूप में किसी भी भौतिक चीज़ को नज़र के सामने लाके पेश कर दीजिए, अगर आपका आत्मविश्वास प्रबल है तो आप अपनी निगाह से देखेंगे उसे, अपनी निगाह से देखेंगे तो आपको समाज के स्वस्थ रिश्ते दिखाई देंगे, उसमें बहन दिखाई देगी, बेटियां दिखाई देंगी, बहुएं दिखाई देंगी जी, तो खुद ब खुद वो नज़र ये नहीं कहेगी कि लिबास तब्दील करो, बिल्कुल सर, बल्कि वो लिबास कह देगा कि आप अपनी नज़र तब्दील कीजिए। बहुत खूब। तो कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे मजबूर हैं कि वो जब जॉब पर जाते हैं जी, तो उनके लिए जाहिर है कि वो अपने आप को जब पेश करेंगे समाज में तो उनको कंफर्ट जोन में रहने के लिए वो लिबास भी धारण करना पड़ सकता है कि जिस पर आम लोग बातें बनाते हैं और गलियों से गुजरने नहीं देते। तो अब ये जो प्रगति का ये जो एक मीडियम बच्चों ने अपनाया है, ये कोई अविकसित विचारधारा नहीं है, ये उस शख्स के या उन व्यक्तियों के, उस समाज के दिमाग की गंदगी है कि जो अपने ज़माने के बदलाव को आत्मसात नहीं करना चाहता। बिल्कुल, ये मैंने मूल रूप से एक्सेप्शन के तौर पे ये बात कही है, बिल्कुल, क्योंकि ये तो विचार पर निर्भर करता है। मैं आपसे एक वाकया अगर आप मुझे इजाज़त दें तो शेयर कर लूँ। बिल्कुल। महात्मा गांधी जी और गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब का बड़ा मकबूल वाकया है जी। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता साहब, मैं खुद भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और मैं उनके लिए कोई ये नहीं कि मतलब मुझे कोई इसमें कोई मेरा एस्पेक्ट ऐसा हो, लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि वो गुरु जी के पास गए एक मरतबा, वो रचनाधर्मी थे, लिखते रहते थे। घर गए उनको प्रोग्राम में ले जाना था। अब गुरु जी की आदत थी खुश लिबास रहने की, साफ सुथरा रहने की जी, और खुश लिबास रहा करते थे। ये कोई पाप नहीं है। उन्होंने थोड़ा समय लिया, गांधी जी को इंतज़ार करना पड़ा ड्राइंग रूम में बैठकर। जी, गांधी जी लोगों के बीच रहने में सहजता महसूस कर पाते थे जितने ज़्यादा लोगों के दरमियान रहते थे। महात्मा थे हमारे, और उनको लगता था ये कि मैं जितना नज़दीक रहूँगा लोग, अब उनको ये महसूस हुआ कि ये मेरा, या तो मेरी बेइज्जती की जा रही है या ये मेरा वक्त ख़राब किया जा रहा है कि गुरुजी जो है इतना समय ले रहे हैं ड्राइंग रूम से बाहर आने में। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बाहर आए खुश लिबास होकर के, वो खुशबू भी लगाते थे, खुशबू लगा के
खुश लिबास होकर के बाहर आए। महात्मा गांधी जी ने उनसे फरमाया कि गुरुजी, हमें एक सभा को संबोधित करने के लिए जाना था, उसके लिए आपको इतना खुश लिबास होने और खुशबू लगाने की ज़रूरत कहाँ थी? उद्बोधन और संबोधन तो मात्र शब्दों का था, विचारों का था। तो गुरुजी ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया। बड़ा मकबूल वाक़या है ये, तारीख़ का वाक़या है, मैं नहीं बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ये फरमा दें आप कि अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा, महात्मा गांधी जी ने जवाब दिया कि ऐसा काम कोई सा भी न किया जाए जो किसी को भी किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्षति या नुकसान पहुंचाए या उसको दुख या तकलीफ दे। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर साहब फरमाते हैं कि मैं कल नहाया था, आज नहाया नहीं था। तो जब आप आए तो मैंने उससे पहले स्नान किया। स्नान करके आप ये भी मुझे फरमा दें कि अगर मैंने खुशबू लगाई, सुगंध लगाई, तो ये क्या कोई मुझसे गलती हो गई? कि नहीं, गलती तो आपसे नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये एडिशनल हैं सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा एडिशनल नहीं है ये, मैं कल नहाया नहीं था, मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। अगर मैं ऐसे में लोगों के दरमियान जाके बैठता तो मेरी शारीरिक दुर्गंध क्या उनके मानसिक स्तर के लिए हिंसा नहीं होती? वाह, बहुत अच्छा। कुछ समय के लिए उनको ऐसा लगता है कि कौन शख्स पास आके बैठ गया, बिल्कुल, कि जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। तो मैं अब गुरुजी, ये महात्मा जी मैं जो आपके साथ चल रहा हूँ, ये मैं पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अहिंसक होकर चल रहा हूँ आपके साथ। वो सभा में गए, संबोधित किया, और ये उनकी जीवन शैली थी। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि आपका विषय कहीं तवील होकर के इस तरफ भी आता है कि कोई अगर अच्छा दिखे, कोई अच्छा नज़र आए, तो उससे कहा जाता है कि एज ग्रुप के हिसाब से कपड़े पहनिए। सही है। मैं दिनेश जी, अगर आपसे मुझे सवाल करने का यहाँ अधिकार है नहीं, लेकिन मैं इस परंपरा से थोड़ा सा अगर एक्सेप्शनली आपसे पूछूं कि क्या आप इससे सहमत हैं कि क्या कपड़ों का, लिबास का उम्र से कोई संबंध है? आपकी नज़र में है, मेरी नज़र में नहीं है। कैसे? वो इस वजह से कि मैं ये देखता हूँ कि आदमी अगर चरित्रवान है, विचारवान है, तो उसका लिबास मुझ पर किसी किस्म का कोई दूषित असर नहीं डालेगा। बिल्कुल, ये भी सही है। तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि लिबास मात्र आवरण है। बिल्कुल सच है। हाँ, स्वच्छ रहना, साफ सुथरा रहना, ये तो जाहिर है कि हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन कपड़ों पर जो आजकल के ज़माने में बातें बनाई जा रही हैं, तो देखिए, तरक्की जब होती है तो तरक्की में आवरण ही तो बदलता है। बिल्कुल सही। आत्मा न कभी बदली थी, न बदलेगी, न बदली है और न बदलेगी। बिल्कुल। आवरण तब्दील होता है, और कभी कभी वो आवरण हमारे लिए इतना हमें दुखी कर देता है कि हम गार्डन्स की टेबल्स पर बैठ करके मोहल्ले की गलियों में खड़े होकर और आने जाने वाले लोगों पर या लड़कियों पर या बच्चियों पर या बहन बेटियों पर आवाज़ें कसने लगते हैं। तो ये गंदगी कहाँ है? हमारे खुद के अंदर ही तो है। उसका कॉन्फिडेंस देखिए आप, उसमें नज़र मिलाने की क्षमता है, लोगों के दरमियान बैठने की क्षमता है, अपना काम करने का ईमानदारी से उसमें जज्बा है। तो वो कहाँ कमज़ोर है? कमज़ोर तो वो शख्स है जो उसे इस नज़र से देख रहा है कि अगर ये लिबास ना पहन करके कोई दूसरा लिबास पहन के आती तो शायद ये मैं अपने आप को सेफ महसूस करता है। इसलिए तो ये उसकी दिक्कत है दिनेश जी। सही, ये उसकी दिक्कत है। जो वैचारिक परंपरा है, मेरे ख्याल में उसी से संबंध रखते हैं। नदीम साहब, जाते जाते हम आपसे एक छोटी सी रचना सुनना चाहते हैं, जो आप कई बार हमारे साथ बैठे आपने सुनाई। इस बार भी आप दर्शकों से अपने शेयर करें इसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं एक ताज़ा गज़ल जो है वो यहाँ पर हाजिर करना चाहूँगा, जो मेरे जहन में आ रही है। अर्ज़ करता हूँ। प्यार जब दिल में घर बनाता है, प्रेम शाश्वत मूल्य दिनेश जी। प्यार जब दिल में घर बनाता है,
प्यार जब दिल में घर बनाता है, प्यार जब दिल में घर बनाता है, दर्द खुशियों के गीत गाता है। वाह। प्यार जब दिल में घर बनाता है। और ये शेर मैं आपको समर्पित करता हूँ। 10-15 साल पुराना हमारा ताल्लुक और ये समर्पण आपके प्रति शेर में। जी। तेरे चेहरे से रोशनी लेकर, 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 चांद तारीकियां सजाता है। वाह वाह। चांद तारीकियां सजाता है। और अर्ज करता हूँ, देखिए गीत इसमें होता है, गीत में शेर होता है, माफ़ कीजिएगा गीत में गज़ल है ये, और गज़ल का शेर देखिए। अगला शेर इस तरह से इसमें मैंने नज़्म किया कि नेक मकसद पे चलने वालों को, 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 वक्त खुद रास्ता दिखाता है, वक्त खुद रास्ता दिखाता है। प्यार जब अर्ज करता हूँ शेर। फासलों के हसीन लम्हों से, 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 तेरा गम राबिता बनाता है, तेरा गम राबिता बनाता है। प्यार जब दिल में घर बनाता है। और देखिए जो लेखक हैं, जो चिंतक हैं, जो कवि हैं, शायर हैं, इनको तो खामोशी से ही शक्ति मिलती है। उसके बाद फिर ये महफिलें इनको आवाज़ देती हैं खुद ब खुद, लेकिन इनकी खामोशी में ताकत होनी चाहिए। उस मौजू को मैंने इसमें नज़्म किया है। खुशबुओं का वतन है तन्हाई, 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 फूल गहराइयों से आता है। फूल कितनी पीड़ा सह के ज़मीन से ऊपर नमूदार होता है, ऐसे ही चिंतक भी खामोशी में, खामोशी की पीड़ा को सहन करते हैं और उस चिंतन से गुजरते हैं, तपते हैं, तब जा कर के फिर उनके यहाँ कोई रचना आप जैसे समृद्ध सुनने और समझने वालों तक पहुँच पाती है। खुशबुओं का वतन है तन्हाई, 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 फूल गहराइयों से आता है, फूल गहराइयों से आता है। प्यार जब दिल में घर बनाता है, दर्द खुशियों के गीत गाता है। एक शेर इसमें और ये आगे नज़्म हुआ है
देखिए आपके समर्पण है, अब ये समर्पण किसके प्रति है? सच के प्रति है, अपने नैतिक मूल्यों के प्रति है, ज़िंदगी के प्रति है। मुझसे बेहतर इसको सुनने और समझने वाले समझेंगे। अपनी कमियों को ढूंढने वाला, 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 हर बुराई से जीत जाता है, हर बुराई से जीत जाता है। प्यार जब दिल में घर बनाता है, दर्द खुशियों के गीत गाता है। और पूरे STN परिवार को समर्पित मेरा ये आखिरी शेर जी हाजिर करता हूँ। इसमें मेरा जो किरदार है, मेरा जो मीडियम है, जो एक अरसे से मुझे जो है नवाजता आ रहा है दिनेश गौतम जी के माध्यम से, ये STN परिवार, और सबसे मुझे बात करने का मौका देता है। मैं उन्हीं को दिनेश गौतम जी के माध्यम से खुसूसन पूरे STN परिवार को मैं समर्पित करता हूँ ये आखिरी शेर गज़ल का जी। मुलाहिज़ा फरमाएं। देख कर तुझको फिर किधर देखूं, 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 हर नजारा नजर चुराता है, हर नजारा नजर चुराता है। प्यार जब दिल में घर बनाता है, प्यार जब दिल में घर बनाता है, प्यार जब दिल में घर बनाता है, दर्द खुशियों के गीत गाता है। बहुत खूब। प्यार जब दिल में घर बनाता है। नदीम साहब जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने दर्शकों को साहित्य के संदर्भ में बहुत सी बातें जनता के सामने परोसी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत शुक्रिया अर्ज़ करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया तमाम लोगों से बात करने का। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कीमती और अनमोल वक्त मैंने ही जिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।